निशा ठक्कर। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारे जेंट्स जेएलसी के जेंट्स जो हैं राजीव जी है। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जेएलसी में कैसे आए? अबाउट 98 में मेरा लड़का हुआ था, सेकंड लड़का 97 में। और उसके खुशी में हमने एक भजन का प्रोग्राम रखा था। उसमें मोदी जी आए थे और मेरे सारे मित्र परिवार आए थे। तो उसमें मोदी जी ने बोला कि भाई आप हमारे नया ऐसा क्लब चालू किया है तो आप भी ज्वाइन होइए। तो वो हिसाब से मैं उनके क्लब में ज्वाइन हुआ। मैं गया और मेरे को 2-4 दिन गया, अच्छा लगा। तो फिर हमने वहाँ से ये क्लब ज्वाइन किया। अ, आपकी इमेज जो है जेएलसी में एक रोमांटिक इमेज है। आप जो कपल जो है रोमांटिक कपल है, और आप ये एज में भी उस तरह से ड्रेसअप होते हैं। तो इसके पीछे क्या आपका वो है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि मेरा मेरा लाइफ अभी बहुत रोमांटिक है, बहुत हंसी खुशी से है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आई वॉन्ट टू शेयर दैट अ, स्टोरी। हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में, आप बताइए। हम लोग 3 भाई, एक बहन और हमारा परिवार सब हम पूना में रहते थे। और मेरा बीएससी टेक्सटाइल केमिस्ट्री में करने के बाद, बड़ौदा में करने के बाद, मैं टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग करने के हिसाब से पूना से मैं और मेरे भाई इधर बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। ना कि मैं कुछ पिताजी से या मेरे भाइयों से अलग हुआ था, और खाली बिजनेस के हिसाब से आया था। और हमारा जॉइंट बिजनेस ही था। कुछ एक 5-7 साल मेरा छोटा भाई श्रीकांत भी मेरे साथ था और हमने बिजनेस भी किया। लेकिन कुछ आप कितने भाई? हम 3 भाई। तीनों भाई आप मुंबई आ गए? नहीं, हमने 2 भाई। दो भाई आए? हाँ, आप सबसे बड़े हो? मैं बीच वाला। अच्छा, तो छोटा बड़ा भाई, भाई और आप आए? बड़ा नहीं, छोटा और मैं छोटा आया। और आप आए? तो हम लोग दोनों आए 1983 में। हम इधर आए शादी के बाद तुरंत। 83 में मेरी शादी हुई थी। 83 के पहले एक और घटना हुई, वो भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी शादी 1981 में हुई, और 1-1.5 साल के अंदर ही मेरा ट्रेड का काम, कपड़े का काम था, प्रिंट साड़ी का। तो ट्रे लेने के लिए मैं इचलकरंजी गया था। आप तभी पुणे में थे या मुंबई में? तभी मैं पूना में ही था, नहीं बॉम्बे आ गए थे। अच्छा। और इचलकरंजी गया था, साथ में मेरी वाइफ भी थी। और मैं सांगली में मेरी बहन है, तो मैं अप डाउन 2-3 दिन अप डाउन किया था। और एक दिन इचलकरंजी जाने के लिए मेरी वाइफ बैठी थी, लेकिन मेरे बहन ने उसको रोक लिया कि भाई तू अकेला जा करके। और मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था, और अचानक कार मेरा ड्राइव? कार ड्राइव मेरी कार ड्राइव कर रहा था, और अचानक मेरा गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट लूज हो गया। और एकदम मैं घबरा गया। और उस गड़बड़ में, घबराहट में, मैंने ब्रेक मारने की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। तो गाड़ी एकदम फास्ट हो गई, और मेरे को एकदम लगा कि रास्ता छोड़ के गाड़ी साइड में चली गई। और एकदम मैं डर गया, क्योंकि मेरे को देख के, मेरी गाड़ी को देख के वहाँ जो सुबह लोग बैठे थे वो भागने लग गए। तो मैं बोला कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है और अभी बहुत ज़ोरदार होएगा। तो मैंने लास्ट का ओम बोल दिया कि अपना अपना तो अपन तो गए अभी करके। और अचानक वो गाड़ी जब उधर एक खेत में गई और एक झाड़ के पीछे जैसे गई, मैंने उसी टाइम, मेरे को क्या मालूम बुद्धि सूझी, मैंने वो गाड़ी का चाबी ऑफ कर दिया और गाड़ी वहाँ रुक गई। लेकिन झाड़ को वो पेड़ को लग गए, टकराने से पूरी कांच फूट गई। और मेरे पूरे शरीर, मेरे चेहरे पे लग गई और काफ़ी ब्लडिंग हो गया। और उस वक्त मैं बेसुध हो गया। पर बेसुध होने के पहले मेरा उस टाइम भी मेमोरी बहुत अच्छा था। मैंने मेरे बड़े भाई की ससुराल वहाँ से नज़दीक जैसलमेर था, मेरी सांगली में मेरी बहन थी, उनका नंबर दिया। और मैं बोला कि मेरे को कहीं नज़दीक हॉस्पिटल में लेके जाओ। लेकिन तो लोग आ गए थे? हाँ, लोग आ गए थे, मेरे घर के नहीं, मेरे को आसपास के लोग? आसपास के लोगों ने मेरे को वहाँ से नज़दीक नीरज हॉस्पिटल में लेके गए। और वहाँ मेरे को बहुत ब्लीडिंग हुआ था, और चेहरा मेरा एकदम फूक गया था। वो चेहरा देख के मैं एकदम ये हो गया, क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लुक उस टाइम एक्सीडेंट के पहले जैसा संजीव कुमार जैसा था। मेरे बाल अच्छे थे। ये चेहरे पे जो अभी मेरे को उधर उस टाइम जब उन्होंने बोला कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी,
और वहाँ नए नए डॉक्टर देखे तो मैंने मना किया। मैं बोला कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं करना है ऑपरेशन, मुझे बॉम्बे जाना है। वो बोले यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू कैरी यू बॉम्बे, तो आपको यहीं करना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती मुझे वहाँ ऑपरेशन किया। और वैसे ही फिर मैंने देखा इतना मेरा लुक बिगड़ गया था। मेरे को करीबन 18 से 20 टाँके आए थे ये चेहरे पे। और फिर मैं उधर ही रहना पड़ा था मुझे। तो उसी टाइम सांगली में मोरारी बापू की कथा थी। मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो गया था कि मेरे को इतना लुक्स, आई एम वेरी कॉन्शियस और अबाउट माय लुक्स, और सब मेरा थोड़ा बिगड़ गया था। और कैसे तो भी वो मोरारी बापू की कथा सुन के मैंने अपने आप को ये किया। फिर बॉम्बे आया। फिर मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि मेरे आँख को बहुत तकलीफ हो गई। लाइट आई कांट बेयर द लाइट। अभी भी नहीं, अभी नहीं, उस टाइम मेरे को लाइट वो बेयर नहीं होता। और 2 से 3 महीना मैं बिल्कुल घर में कर्टन लगा के अंधेरे में रहना पड़ा था मुझे। और उसके बाद मैंने थोड़ा और भी प्लास्टिक सर्जरी किया, आँख का सर्जरी किया, लेकिन थोड़ा लुक बिगड़ गया था। मेरा आँख का विजन भी थोड़ा 10-25% कम हो गया था। उसके लिए मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत रोता था। लेकिन बाद में फिर इवेंचुअली भाई, एक मैंने सुना था कि भाई ये इतना हुआ तो ये अपन बच गए, और ये जो कुछ मेरा बचना हुआ वो रियली मेरी कोई पुण्याई होगा, या मेरी वाइफ जो नई नई शादी हुई थी उसकी पुण्याई, उसके सिंदूर की ताकत होगी। तो वो मैं बच गया और मेरे को एक नया लाइफ मिला, ये बात तो पक्की है। और आई वॉन्ट टू गिव द क्रेडिट टू माई वाइफ। कितने साल हुए थे? ये साल शादी हो के जस्ट 1 ईयर। 1 ईयर। और उसी टाइम मेरे को मेरा पहला लड़का भी हुआ था। तो और हम लोग पूना से शिफ्ट भी हुए थे, तो सारी चीज़ें नई थी। और कैसे तो भी वो टाइम निकाला। और फिर 83 से 87 तक हम दोनों भाई भी साथ में थे। 87 में कुछ मन मुटाव हो गया, तो भाई ने मेरे को पूरा यहीं छोड़ दिया, वो पूना चला गया। उस टाइम हमारा थोड़ा झगड़ा भी हुआ, और मेरे यहाँ काफ़ी माल लिया हुआ था, तो लोगों को देना भी था। माल भी स्टॉक बहुत था, और उधारी भी तो कि वो वसूल करनी थी। तो ये भाई का ड्यूटी था कि दोनों साथ में रह के वो काम करना चाहिए था। लेकिन उसने बिल्कुल उस टाइम नादानी किया और वो चला गया। और वहाँ से जाने के बाद उसके दिमाग में उसके ससुराल वाले बोलो या कोई भी बोलो, उसके दिमाग में बैठ गया कि इसको अलग करने का करके। और वो हिसाब से वो मेरे पिताजी का ब्रेन वॉशिंग करने लग गया। जो पिताजी का मेरे पास आज भी लेटर मौजूद है कि तीनों भाई में मेरी होशियारी थी। मैं स्टॉक मार्केट का काम उस टाइम भी करता था, और मेरे जो हमारा SR नावंदर करके बड़ी फर्म थी, नाम था, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। आज भी मैं किसी को भी वो लेटर बताने को तैयार हूँ कि जिसमें पिताजी ने बोले थे कि थारी होशियारी, मारवाड़ी में लिखा था कि थारी होशियारी रमेश और श्रीकांत करता ज़्यादा है, पर फिर भी तू भाई को संभाल लेना चाहिए था, ऐसा वैसा बोला। मैंने बोला मेरा कोई होता है, दो भाई सब साथ में रहते हैं, 2 बर्तन जब रहते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको इतना बड़ा कदम लेना नहीं चाहिए था। और उसके बाद पिताजी का मेरे प्रति रूप एकदम अलग होते गया। मेरे को एक अलग करने की साजिश रची गई, जिसमें मेरे को ये 88 से 94 तक यही मेरे साथ चलता गया, और मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, फैमिली मैन हूँ। मेरे को जिस टाइम ये पिताजी का ऐसा स्टेप सन जैसी ट्रीटमेंट होती गई, तो मैं धीरे धीरे बहुत टूट गया, अंदर से डिप्रेशन में चला गया। और 94 के बाद तो उन्होंने मेरे से कुछ एक कागज़ पत्र लिखा लिया कि भाई तेरा बॉम्बे का तू संभाल, हमारे को ये। मैंने वो भी चीज़ मैंने पिताजी को यही बोला कि मुझे क्यों अलग कर रहे हैं, मैंने क्या किया। तो बोले, पिताजी बोले मेरे को तीनों को अलग अलग करना है, तो तेरे को अलग करते हैं, तो फिर दूसरे का भी मैं लेता हूँ। तो सब कुछ तैयार था। मेरे पास इतना प्रॉपर्टी भी नहीं था, उधर ज़्यादा थी। लेकिन मैंने एक ही बोला कि हमारा एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है 696 करके जुना बाड़ा है, बाड़ा जैसा है, वो हमारे तीनों भाई के नाम पे है और पिताजी के नाम पे थे। उसमें मेरे को 1/4 शेयर चाहिए, और वही जगह आज की डेट तक वो कुरुक्षेत्र हुई है कि जिसके बारे में मेरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, और उसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो मैं लेटर ऑन बताऊँगा। आपके पिताजी मैंने अभी नहीं है, 2008 में वो ऑफ हो गया। तो बाद में आपके पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हुए? नहीं, पिताजी के साथ नहीं अच्छे हुए। मेरे को वही बहुत तकलीफ हुआ कि मैं
और पिताजी आपकी के माता जी तो 94 में ऑफ हो पहले गई, ही। 94 में ऑफ गई। तो राजीव जी, ये कहानी है, घर घर की कहानी, आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, और भी कहानी। तो ये में भी कलयुग का परिणाम है। तो हम कोई इस नहीं, चीज़ को जाने देंगे, और मैं जो अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ में उसको हम अप्रिशिएट करें। मैं आपने जो इतना ये सब करने के बाद भी आप इतने अच्छे से लाइफ जी रहे हो, वो काफ़ी है। मेरे को 1-2 मिनट बोलना हाँ, है बोलिए कि बोलिए। लाइव उस टाइम जो 94 में 90 में मैं उस टाइम 40 साल का था और मेरी जवानी थी, और उस टाइम में इतना डिप मैंने बहुत तकलीफ सहन किया, मैं इतना रियल में रोता था। और बॉम्बे के अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अंजलि छाबरिया बोलो, सुशीता खन्ना करके हैं, उन सब के पास गया, डिप्रेशन की दवा भी लिया। पहले तो डिप्रेशन के नाम से दवा लेना ही अच्छा लगता नहीं था, लेकिन मैं कुछ काम ही नहीं करता था। मेरे को कालबा देवी दुकान जाने की इच्छा नहीं होती थी, और बार बार मरने के ही ख्याल आते थे, सुसाइड के ही ख्याल आते थे। और पर मेरा पहले से एक धार्मिक विचार सरणी थी, तो अपन ऐसे सुसाइड कर लिया तो अपना आगे का लाइफ बिगड़ जाएगा, अपने को अलग अलग भूत योनि में या कुछ जाना पड़ेगा। उस डर से मैं सुसाइड करने को धीरज नहीं करता था, लेकिन अंदर तो वो विचार बहुत ही आ रहे थे, और उसके कारण मैं बिल्कुल कालबा देवी नहीं जाता था, घर में ही बैठा रहता था। बार बार सोचता था कि मेरे को ऐसा क्यों, और मेरे को वो जो मेरी वो प्रॉपर्टी था उसके साथ मेरी अटैचमेंट थी, क्योंकि बचपन से मैं उसी घर में पला पोसा, और हमने वो प्रॉपर्टी इसके लिए लिए था कि भाई इधर तीनों भाई का घर एक साथ होंगे और हम साथ में रहेंगे करके। और उसमें से मेरे को एक बिल्कुल ऐसे जैसे काट दिया जैसे मैं उनके वंश का ही नहीं हूँ। ये मुझे बात बहुत खटकने लगी। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी ये आज भी मेरे दिमाग से नहीं जा रही है। ये देखो, रावण के साथ भी हुआ था। रावण का भाई जो था वो भी इस तरह से टूट गया था, और उसमें रामायण उसी से हुई। हाँ, तो पर वो ये बात तो अलग थी। रामायण में तो ये मेन हुई कि देखिए, रावण ने किसी दूसरी अबला का हरण किया था। लेकिन रावण भी पावरफुल था। अब पावरफुल था, लेकिन वो तो बात ही उसका- अलग है। उसका रावण की अंत बात है, ये कैसा? दुर्योधन। आप नहीं समझे, आप ये रामायण की बात नहीं है, ये महाभारत है। जैसे कि ये महाभारत है कि महाभारत। जैसे धृतराष्ट्र ने बोला कि दुर्योधन ने बोला कि मैं, पांडवों ने बेचारे ने खाली 5 गांव मांगे थे कि भाई हमको 5 गांव दे दो, बाकी साम्राज्य आप रख लो। लेकिन दुर्योधन ने उस टाइम घोषणा की कि चाहे मैं 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक पे जितनी जमीन उतनी भी नहीं दूंगा। मेरे भाई ने मेरे साथ वही किया। मैंने उनको एक ही बोला कि जितना बाकी तू सब रख ले, मेरे को उसका कोई मोह नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो लीगली भी मेरा नाम है, उसमें लीगली भी मेरा हक बनता है, मेरे को वो चाहिए। और उसने मेरे को वो नहीं देता हूँ करके बोला। और पिताजी की भी वैसी धारणा होती गई। फिर पिताजी के पास से उन्होंने विल में कुछ लिखवा लिया, और बहुत कुछ है, वो कभी बैठेंगे तो आपको बताएंगे। और जो मेरे पिताजी से, मेरे माताजी से जो विल करवाई, वो अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, इट्स रियली आई ओपनर है कि हर एक पिता के लिए कि करके तो जाते हैं वो, लेकिन अगले बाद में कितना भुगतना पड़ रहा है किसी को। मेरा ये बोलने का मतलब यही है कि मेरे साथ तो बीती है, मैंने तो भुगत लिया है, लेकिन आगे की पीढ़ी के लिए मेरा ये कहना है, हर एक माता पिता को कहना है कि आपके 3 बच्चे होगा, 2 बच्चे हो, तो सबको समान हक दीजिए, ताकि किसी को ऐसा फील नहीं हो कि मेरे को निगलेक्ट किया, ये मेरे साथ स्टेप्सन ट्रीटमेंट किया। इन शॉर्ट, आपको अपनों ने ही दुख दिया। यस, हम बोलते हैं ना कि अपने ही अपने को दुख दे जाते हैं, बाकी दूसरों में क्या ताकत है, और दूसरों से हमको क्या फ़र्क भी पड़ता है। तो ये बहुत गहरा जख्म होता है। मैंने भी बहुत सहा है। अभी आप भी मेरी लाइफ देखोगे तो आप भी मुझे सलाम करोगे। तो ये होता है, और उसके बाद भी हम जिंदा हैं, इसके बाद भी हम खुश हैं। तो ये हमारी पे ही ताकत है, और इसके पीछे भगवान जी भी हमारे साथ हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि भगवान थैंक यू, जो भी लाइफ दी है आपको, थैंक यू। और एक बात करना चाहता हूँ कि जब ये सब पूरा डिप्रेशन चला, प्रोसेस था, ये अबाउट 94 से ज़्यादा
अबाउट 2004 तक ये चलता गया। तो उस पीरियड में मैं थोड़ा स्पिरिचुअल के ट्रीटमेंट के साथ साथ, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हो गया। और उस आध्यात्मिक मेरी यात्रा में मुझे सबसे पहले मेरे गुरु बड़ौदा के पिनाकिनी जी अध्यापक, जहाँ मैं पढ़ाई किया BSc टेक, वहाँ मेरे को वो मिले। और बालाजी तांबे जो बहुत फेमस पूना के वैद्य है, तो वो मेरे गुरु बंधु है। क्या बात? यस, बालाजी तांबे is like यस, great. कार्ला में वो, अभी तो बाद में कार्ला शिफ्ट हो गए, लेकिन जब वो पूना में थे तो हमने आयुर्वेद के बहुत सारे प्रयोग किए। आयुर्वेद के लिए हमने जैन मंदिर से ये चांदी के वर्क, सोने का वर्क, मोती भस्म, ये सब बनाया है। और उनका ज़्यादा बाद में उनको ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए, हमारे गुरुजी भी नाराज़ हो गए। और फिर मुझे भी पढ़ाई करना था, पढ़ाई कर लिया। बाद में मेरे को बिजनेस करना था, मेरी ख्वाहिशें भी बहुत थी। तो कहने का मतलब, मेरे को सबसे पहले पिनाकिनी जी अध्यापक मिले बड़ौदा में जब तक मैं था। बड़ौदा से आने के बाद वापस थोड़ा डिप्रेशन था। तो एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरे को बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं था। मेरे को किसी ने बोला कि आप इगतपुरी में विपश्यना का कोर्स करो। तो मैंने वो उधर अप्लाई किया, लेकिन मेरे को वहाँ जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने वहाँ गया और उनको बोला कि मेरे को तुम कहीं भी जगह दो, मेरा मरने का जीने का सवाल है। और लिटरली मेरा उस टाइम नक्की कर लिया था कि मेरे को जाने का है। उसके पहले और एक बात बताता हूँ, वो भी बात बहुत बड़ी बात है कि इसके ये इतना डिप्रेशन इतना आ गया था कि सोडियम साइनाइड, ये वेरी बहुत जहाल जहर है, ये मिलता नहीं है। ये मेरे साड़ू की फैक्ट्री है, हीट ट्रीटमेंट सॉल्ट की, तो उनका नाम लेके मैंने प्रिंसेस स्ट्रीट से वो जहर ले लिया था। और मैं 8 से 10 दिन 15 दिन दिमाग में वही था, वो जहर लेके घूम रहा था कि आई वांट टू फिनिश माय लाइफ। में मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अभी भी मेरे को वो दिन याद आ रहा कि एक दिन तो मैंने नक्की कर दिया कि मैं फिनिश करना है मुझे लाइफ। तो मैं रात को जब बच्चे सो गए थे, वाइफ सो गई थी, तो एक लास्ट टाइम मैं उनको मिलने के मतलब देखने के लिए गया। तो मेरी वाइफ सोई हुई थी और मेरी वाइफ सोई हुई थी, मेरे बच्चे निश्चिंत सोए हुए थे। मैं बोला मैं तो मर जाऊंगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरे वाइफ की क्या हालत होगी। और हमारे पूना में जब कोई विधवा हो जाती है, मारवाड़ी लोगों में जब कोई विधवा हो जाती है भाई घर में, तो उसको लिटरली बामनी, मतलब रोटियां बनाने वाली, उसको बना देते हैं। ऐसे पूना में एक तो घटना भी हुई थी। तो मेरे को वो उसका ख्याल आया, बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो उनका क्या होएगा। ये एक थॉट मेरे दिमाग में आ गया और वो मेरे को स्ट्राइक कर गया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं किस लिए इतना सब कर रहा हूँ। और फिर मैंने वो जो जहर था वो फ्लश कर दिया। और उसी दिन मैंने नक्की कर लिया कि अब मेरे को जीना है। और मैं उस टाइम ये सब त्याग करके फिर मैंने जीना चालू किया। विपश्यना का कोर्स किया। विपश्यना में मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। भगवान की मेरी साधना भी बहुत थी। गुरु जी ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे पर्सनल मिला था। गोयंका जी, आज मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बचाया है। और मेरे बहुत उनके साथ कृतज्ञता भाव है। उसके बाद विपश्यना किया। विपश्यना थोड़ी हार्ड है, इट्स अ थियोरेटिकल, इट इज़ वेरी बेस्ट, पर प्रैक्टिकली आप बैठोगे ध्यान करने को तो आपको ये सेंसेशन, अच्छी सुखद संवेदना आवे तो उसका भी मोहर नहीं करने का, और दुखद संवेदना आवे तो उसका भी हेट नहीं करने का, ये प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फिर किसी ने मुझे बोला कि खोपोली वाले बाबा गगनगिरी महाराज करके है, तो वो भी बहुत चमत्कारी संत है। उनके भी हाथ पैर नहीं थे, तपस्या करते करते मछली ने उनको खा ले। तो थोड़ा मैं उनके पास भी गया और बाबा का उस टाइम प्रत्यक्ष थे, उनको मिला, उनके भी आशीर्वाद मिलते थे। उधर जाता था मैं, करजत खोपोली जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। 3 बजे की गाड़ी 5:30 बजे पहुंचते थे, 2 घंटा बाबा को मिलते थे। 8 बजे की गाड़ी से वापस रात को 11 बजे घर आते थे। ऐसे मैं उनको बहुत बार गया, उनके सत्संग में किया। फिर बाबा ने भी मेरे को समझाया, होईल मराठी में बात करते थे, तुझा म्हाताऱ्याला मी समझावेन करके। उन्होंने भी पिताजी को 1-2 बार मैसेज भेजे, लेकिन पिताजी भी मेरे अच्छे थे। आई एम नॉट गिविंग हिम ब्लेम,
बट उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग कर दिया था, तो आखिर तक वो मुझे प्रेम मिला ही नहीं। फिर बाबा ने भी मेरे को काफ़ी धीर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा 2008 के बाद मैंने लाइव कर लिया। फिर कपड़ा बाज़ार में भी साड़ी में, पहले हमारा साड़ी का काम था, नौवारी साड़ी बनाते थे महाराष्ट्रियन। फिर उसका डिमांड थोड़ा कम हो गया, तो मैंने बाद में टॉवेल का काम चालू किया। प्ले बॉय करके मेरा ब्रांड था, बहुत अच्छी क्वालिटी हमने बनाई। बॉम्बे डाइंग को हमने कॉम्पीट किया, उसके लिए 2-4 एग्जीबिशन लिए। बट टॉवेल की इंडिया में बोलो या पर्टिकुलर बॉम्बे पूना में बोलो, टॉवेल के लिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है। पूरी बैग भरने के बाद टॉवेल एक जगह डम करते थे, ऐसे करते हैं जैसे पोता यूज़ करते हैं। हाँ, तो उसके लिए वो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ उसमें, मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने ड्रेस मटेरियल का चालू किया, प्योर बनारस का और बेंगलोर का प्योर सिल्क, लेकिन वहाँ भी मेरे को तकलीफ इसलिए हुई, पहले 2-1 साल अच्छा चला, पूरा बॉम्बे में अच्छे सरोज है, इधर मेरा माल जाता था। लेकिन वहाँ भी फिर सूरत वाले में कॉपी होने लग गई, तो हमारा जो हम 150 रुपये मीटर माल बेचते थे, उसकी कॉपी 30 रुपये में होने लग गई। तो हमारा ये भी जो वेंचर था वो भी फेल जाने लग गया, इसलिए फिर मैंने वो भी काम बंद किया। फिर एम्ब्रॉयडरी साड़ी का काम चालू किया, उसमें भी तकलीफ़ें बहुत आ रही हैं। मेरे को ये भी आज सबके सामने बोलना है कि मैंने बहुत मेहनत किया। कपड़े बाज़ार में हमने बैग ले लेके पूना, अहमदनगर, सांगली, आंध्र तक हमारा माल जाता था, और हमारा स्टॉक रहता नहीं था, कोई कंप्यूटराइज था नहीं, फिजिकल स्टॉक रहता था, वो कुछ गिना चुना नहीं रहता था। तो मेरी वाइफ उस टाइम मेरे को हेल्प किया था। बच्चे छोटे थे, उनको घर में लॉक करके वो आती थी और मेरा दुकान संभालती थी। महीने में 2 महीने में मैं 8-10 दिन बाहर का टूर करता था, तो वो मेरी दुकान संभालती थी, मेरे अकाउंट्स वो संभालती थी। इसके लिए मेरे सक्सेस में, मेरे उस टाइम के बिजनेस में मेरे वाइफ का भी बड़ा हाथ है, मैं उसको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये हमने स्ट्रगल की बात कर ली, अभी हम आते हैं आपकी शायरी की तरफ। थोड़ा हम चेयरफुल करते हैं। हाँ, स्ट्रगल हो गया, आप शायरी में बहुत माहिर हैं, तो ये शायरी आपको कहाँ से सूझती है? मेरा हिंदी बहुत अच्छा था। आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एसएससी बोर्ड बहुत बड़ा था उस टाइम, और अभी 10th आ गया, उस टाइम 11th को एसएससी बोर्ड बोलते थे महाराष्ट्र। इसमें तो मैं हिंदी में मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। हिंदी बहुत अच्छी थी, और मेरी अकाल पीड़ित की कहानी करके उस टाइम जो सब्जेक्ट आया था, वो जो मैंने आत्मकथा अकाल पीड़ित की लिखी थी, वो इतना फेमस हुआ कि बोर्ड ने वो बाद में सब जगह इसका कॉपी निकाल के ये किया। तो हिंदी बहुत अच्छी थी। गुलशन नंदा करके बहुत बड़े उस टाइम में लेखक थे हिंदी के, उनकी नॉवेल आती थी, वो नॉवेल भी मैंने बहुत पढ़ी, पहले और मोबाइल नहीं था तो हम लोग नॉवेल पढ़ते थे, तो उससे मेरी हिंदी बहुत अच्छी होती गई। अच्छी है, आज भी मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। और लिखना तो मैंने इतना किया है कि मेरे पिताजी को मैंने इतने लेटर लिखे हैं, भाई को इतना समझाया है कि अगर आज भी वो लेटर मेरे पास नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदी में मुझे आपकी शायरी के ऊपर नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि लिखने में मैं माहिर था। फिर जब ये एंड हुआ तो मैं बोला कि मेरी एनर्जी में इसमें वेस्ट करके कोई मतलब हुआ नहीं है। फिर मैं थोड़ा लिखने में लगा, तो कोई जैसे हमारे जेएलसी में कोई कार्यक्रम होते थे तो उसको शॉर्ट में लिखना, समझो आपका भी कोई कार्यक्रम होते थे, सबके कार्यक्रम होते थे, उसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से लिखता था, उन लोगों को अच्छा भी लगता था। से रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि आपको ऑफिशियल रिपोर्टर बना दें जेएलसी का। इट्स लाइक मैं जिनसे बोलूँगी, मैं बात करूँगी, क्योंकि आप जो लिखते हो ना, एक तो टाइम इसको मिलता नहीं, इतना सारा लिखते हो, डिटेल में आप लिखते हो, जब भी आप देखते हो तो पता नहीं क्या देखते हो, लेकिन लिखते हो तो इतना मस्त लिखते हो। तो यू शुड बी ऑफिशियल प्रेस रिपोर्टर ऑफ जेएलसी, दैट आई विल रिक्वेस्ट फॉर यू। आपके जैसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आपको है वो शौक करने भी है का, मेरे शौक को। भी है, तो आपका जो शौक है, आपकी जो कला है, व्हाई डोंट वी कैन यूज इट इन जेएलसी। आप मोबाइल का भी मुझे बहुत शौक है। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि जब भी आप शायरी लिखते हो, बहुत अच्छी लिखते हो, आप फोटो डालते हो, लेकिन बहुत सारे डाल देते हो, तो उससे लोगों को दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा इस पर कंट्रोल कीजिए। इस
इसके पीछे मैं बताता हूँ कि देखो जो कलाकार होता है, मैं अपनी बात नहीं करता, हर एक कलाकार का जो वो फ्लो में रहता है, कभी तो आपको कितना बोलोगे तो भी नहीं सूझेगा, तो नहीं लिखता हूँ मैं। लेकिन कभी अगर मूड में आ गया, मेरा एक आदत है कि मैं 9 से 9:30 से मेरा स्टॉक मार्केट का काम है, तो 9:30 बजे से 4:30 बजे तक मैं मार्केट में बिजी रहता हूँ। 4:30 बजे घर पे आने के बाद खाना मैं दोपहर को करता नहीं हूँ, 4:30 बजे आके लंच करता हूँ, चाय पीता हूँ। और मेरे को एक बुरी आदत है, आई एडमिट इट, कि मेरे को पान का शौक है, तो मैं पान खाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। फिर मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, दूसरे यूट्यूब के ऊपर कुछ किसी संत महात्मा के जैसे मेरे उनके पढ़ता हूँ, तो फिर मैं कुछ लिखता हूँ। और जब लिखने बैठता हूँ तो ये हर एक की आदत है कि कभी तो पूरा लिखूंगा, मतलब नहीं तो नहीं होएगा, और कभी तो लिखना वो आए, इसलिए वो ज़्यादा हो जाती है। आप लिखिए, आप लिखिए। यस आई विल। लेकिन एक दो आप डालेंगे ना तो सब देख, मेरा कहने का मतलब है आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन फिर बहुत एक साथ आ जाता है तो देखने वाला पढ़ने वाला भी कटा जाता है। एक दो आप लिखेंगे ना तो वो पढ़ेंगे। शायरी में ऐसा है कि एक ही नहीं, आप लिखिए। नहीं, लिखिए, आप बाजू में मैं बोलना रखिए। चाहता हूँ कि हाँ। कल का ही बात देखिए, मैंने लकीरें के बारे में लिखा था कि हाथ की लकीरें कितनी शातिर है कि ये मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। ये एक शायरी मैंने कल लिखी थी। फिर वही शायरी को जब मेरा वो पॉइंट है तो उसी को और सिद्ध करने के लिए फिर मैंने, अच्छा ये शायरी ऐसी नहीं सूझती है, कोई फ़ोटो अपन मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। जैसे अपना लास्ट टाइम फ़ोटो लिया था, वो फ़ोटो को देखता हूँ और वो फ़ोटो को देखने के बाद जो विचार आते हैं उसको शायरी में कन्वर्ट करता हूँ। ये आर्ट है, ये सब में नहीं होता है। आई एम वेरी सॉरी कि अभी तक ये आपको तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ये होना चाहिए। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रही, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको होना चाहिए। कितने कवि हो गए, कितने शायर हो गए, तो आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टिल हियर। आई शुड ट्राई फॉर यू। और नहीं, ऐसे ये सब किताबी बातें हैं मैडम, ये किताबी बातें हैं। आज तक कोई शायर, बहुत एक आध दो जैसे कुमार विश्वास जैसे सक्सेस हुआ है, बाकी शायर है, कवि है, ये लोग थैली लेके घूमते ही रहे, वो कभी मटेरियल लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ है और लोग भी उनकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, टाइम भी आप लोग प्रेज कर दोगे, अच्छा बस वो उसमें ही चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो शायरी में शायर, आप तो शायर हो, जेल से के शायर हो, बाहर कहीं भी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक या दो डालिए, हम आप एंजॉय करें। जरूर तो ये मेरी आई विल आपसे फॉलो। गुजारिश है। पक्का तो क्या है ना, किसी को शिकायत का मौका भी नहीं आएगा। शायरी, जोर से एक शायरी बोलना। बात। तो अभी हम आते हैं कि आप है ना बिंदास है, आपको कुछ भी बोलने में डर नहीं लगता, कुछ भी आप ये है कि आपको लगता है यहाँ बोला और सच्चा होता है, सच्चा बोलते हो। मैं आपको इसलिए पसंद करती हूँ कि आप सच्चे बोलते हो। और कभी कभी लेकिन मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो कमेंट करने में। नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट नहीं, वक्त आप- पढ़ रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा हार्श भी बोल देता हूँ। नहीं, मैं इवन आज वो आपकी क्वालिटी है, लेकिन जल्दबाजी करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा एनालिसिस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कमेंट मत करो, आप जो है वो है, लेकिन थोड़ा पॉज लो और बाद में एनालिसिस करो और उसके बाद कमेंट करो। तो क्या होता है कि एक बार वो बोलते हैं ना कि गोली छूट गई, बाद में अगर आप गलती मानोगे तो भी वो गलती का उसका कुछ मतलब नहीं होता। तो आप कमेंट करो, लेकिन थोड़ा बोलते हैं पॉज लो, सोचो और उसके बाद करो। ये वो ऐसा है कि अपना जो जेएलसी का ग्रुप है, नहीं, मैं JLC नहीं, मैं in general बात जनरल बोलता हूँ, मैं भी अपना 200 लोगों का ग्रुप है। बहुत सारे लोग वो भगवान के सुबह गुड मॉर्निंग आफ्टरनून ये सब डालते हैं, तो ग्रुप को जिंदा रखने के लिए मैं शायरियाँ है, नहीं, जोक्स है, वो डालता हूँ। अगर आप और थोड़े दिन नहीं थे ना तो ग्रुप तो मर गया था। नहीं, क्योंकि तड़का तो चाहिए, मसाला तो हाँ। चाहिए, सबको चाहिए, भले और अपनी मैं शर्त सभी करे, टाइप का नहीं करे। रोमांटिक भी डालता हूँ, स्पिरिचुअल भी डालता हूँ। बोरिंग देख के आप बीच में अच्छी औरतों का फोटो डालते हो, मॉडल की फोटो डालते हो। नहीं तो देखो, जो बिकता है, मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। मेरी वाइफ, मैं दूसरे फोटो डालता हूँ तो बहुत नाराज़ हो जाती है, घर में कभी कभी मेरे से झगड़ा भी कर लेती है। तो मुझे उसको भी आज ये कहना है, सबको कहना है कि कभी कभी जो
लेडीज़ के फ़ोटो डालता हूँ, हमारे फ़ोटो कितने डालूँगा, सब लोग उग जाएंगे और लोगों को जो दिखता है वो मैं बेचता हूँ। लोगों को अलग अलग फ़ोटो चाहिए और जेंट्स लोगों को बोलो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन रहता है और उसमें ये जो फ़ोटो मैंने इमेजेस करके एक बड़ा ऐप लिया है, अच्छा, मैंने ऐप लिया है, उसमें कम से कम लाखों इमेजेस हैं। तो मेरे शायरी के लिए उसमें से मेरे को जो अच्छी लगता है वो मैं वो लेता हूँ, उसके ऊपर जो मेरे को सूझता है वो लिखता हूँ। कहीं दूसरे से भी मेरे को काफ़ी शायरियाँ आती है, वीडियोज आते हैं, तो उसके वो वीडियो मैं एज इट इज़ डालता हूँ, लेकिन उसके नीचे मेरी कमेंट्स ये डालता हूँ, तो एक वो रीडेबल होता है। आप डालिए, उसका कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप डालिए, लेकिन लिमिट में डालिए। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप राजीव रविंदर से ज़्यादा बाल ठाकरे के रूप में आप ज़्यादा फेमस हो गए, तो उसके बारे में आपको क्या कहना वो आपकी मेहरबानी है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उतना पोर्ट्रेट कर पाऊँगा, लेकिन अपना जो लास्ट ईयर गुड़ी पड़वा का जो प्रोग्राम हुआ, मैं तो अयोध्या और उधर था और मेरे को सब लोगों ने बोला कि तू नहीं कर पाएगा, ना बोल दे। मैं बोला नहीं, वर्षा जी ने बोला है तो मुझे करना है और आप नहीं मानेंगे, मैं 2 दिन ही पहले आया था, मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये वैसा। मैंने बाल ठाकरे के थोड़े स्पीच वगैरह देखे हैं और फिर मैंने वो थोड़ा लाल शाल लिया, तो बाल तो मेरे थे ही पहले से, वाइट कुर्ता वगैरह डाला, 2-4 रुद्राक्ष की माला पहन ली और मेरे को बहुत इसमें कोई बहुत ज़्यादा इफर्ट करने नहीं पड़े। इट्स रियल, मतलब इजी टास्क था, लेकिन यू हैव प्रोजेक्टेड मी एज अ बाल ठाकरे और वो बहुत कैरेक्टर बहुत फेमस हो गया है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे लोग, मेरे जो मोदी जी अपने यहाँ आए थे, जिनको अपन डुप्लीकेट मोदी बोलते हैं, वो यहाँ आए थे, उनको जब मैं घर पे बुलाया मेरे गणपति के लिए, तो मैं उनको नीचे बाल ठाकरे बन के गया था, तो वो भी शौक हो गए। तो मैंने वो हिस्टोरिक फोटो है कि मोदी मीटिंग ठाकरे करके, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो आज तक मेरे को जब भी मिलते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं, तो बोला ठाकरे साहब, वो मेरे को ठाकरे ही बोलते हैं। वही बोल रही हूँ, तो आप राजीव से ठाकरे बन गए हैं और इसके पीछे आपकी मेहनत है और मैं जोरी मुझे पता चलता है कि Yes. कौन से इसमें फिट हो क्या सकता है। तो मैंने जब भी आपको देखा तो मैंने सोच लिया था कि ये बाल ठाकरे के रूप में सक्सेस हो सकते हैं और आपने बहुत अच्छा किया वो। यू हैव दैट क्वालिटी कि आप बराबर सामने वाले को, जैसे आपने राठी जी को भी गांधी की तरह प्रोजेक्ट किया और वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और भी आपने 2-4 लोगों को किया और मैंने देखा है कि आप भी थोड़ा, आपका भी मुझे मालूम है कि आप भी काफ़ी डिप्रेशन में थी, लेकिन उसके बाद बाहर आके आपने भी बहुत स्ट्रगल करके अभी जो आप कार्यक्रम दे रहे हैं, लगातार कार्यक्रम दे रहे हैं, गुड़ी पड़वा का दिया, उसके बाद मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर आपका था क्या? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आपका नहीं था। और इसका किया था वुमेंस डे का किया था, हाँ, फिर वुमेन्स डे का 28 किया था। बहुत किए, मैंने अभी याद नहीं है। तो काफ़ी कार्यक्रम किए और ये जेएलसी का जो अपने को प्लेटफॉर्म मिला है, वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम सुबह जो एक परिवार बन रहा है, हमारे 150 से 200 मेंबर है, रोज़ हम 40-50 मेंबर मिलते हैं और संडे को हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ ना कुछ किसी को अपन बुलाते हैं, बड़े अच्छे वक्ता को नॉलेज देते हैं। संडे को आप लोग आप हो, वर्षा ठक्कर है, सीमा सोनी है, एक अपनी जो बिंदु बहन है, ये राजेश्री जी डागा है, ये लोग बहुत मेहनत लेते हैं और हम लोगों के हर एक में टैलेंट है, वो टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि अपने को जेएलसी मिला है और तुम्हारे जैसे लोग हैं कि जो मेहनत लेके हमको बराबर हमारे टैलेंट का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ वेरी प्लस जब भी पॉइंट। मैंने ये छावा किया था अपना हाँ, छावा किया था, तो मुझे भी पता नहीं था मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कैसा करने वाली हूँ, लेकिन वो इतना सक्सेस हुआ। मेरा वो फर्स्ट प्रोग्राम था जेएलसी में और इतना सक्सेस हुआ कि आज लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो अप्रिशिएट मैं करती हूँ। मैं छावा मूवी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माय गॉड,
ये मैंने 15 मिनट में कैसे किया? एब्सोल्युटली हैट्स That ऑफ is, टू I am really proud of myself. नहीं यू आर So that was like my देखो first हर एक project. लेडीज ज़्यादातर लेडीज में जेलसी होती है। अभी आप चारों लेडीज जो है नहीं, वो jealousy की बात ही नहीं थोड़ी है लोगों को, हाँ, मैं वो बोलता तो हूँ ना। होता है, तो वो तो अब होता लेकिन है हमको process। पता है ना कि आप में क्या क्वालिटी है, राजेशी डागा में क्या क्वालिटी है, हर एक में क्वालिटी है और उसका आप बराबर यूज़ कर रहे हैं, मेहनत भी लें, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ। और हम लोग भी आपको Cooperate कोऑपरेट करते हैं, स्पॉन्सर लाते हैं। आज भी शाम को मैंने हमारे जो ब्रोकर है उनको लाने बुलाया है और उनको बोला है ऐसा ऐसा है, तो मुझे पक्का खातरी है कि वो 20-25 हज़ार रुपया तो अपने को देंगे और वो प्रोग्राम मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। आपको पहले ही बोलता हूँ कि उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट ढूंढो और करो। मेरे दिमाग में ऑलरेडी सब कुछ है, जब भी टाइम आएगा वो हो जाएगा, वो आप और भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अभी हम चलते हैं आगे कि आपकी उनकी वाइफ का वाइफ फोन के है। बारे में आप कुछ बोलिए। नहीं, वाइफ को तो मैंने बताया कि वो बहुत, मेरा स्वभाव थोड़ा कड़क है। कभी कभी जो कलाकार होते हैं ना, जो शायर होते हैं ना, वो पागल होते हैं। जैसे एकता कपूर है, वो बहुत अच्छी डायरेक्टर है, क्रिएटर है, लेकिन उसके मुंह में भी गालियाँ काफ़ी है, ऐसा सुना मैंने और है, लोगों ने कहा है। तो मुझे भी कभी कभी गुस्सा देती है, दिला देती है, ये उसकी गलती है, पर वो मानती नहीं है। पर उस टाइम मेरे मुंह से भी थोड़े बैड वर्ड्स आ जाते हैं और फिर हमारा, या फिर मैं शायरी में कोई दूसरे 2-4 फोटो डाल देता हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो बोले कि तुम्हारी इमेज ख़राब हो रही है, तुम्हारे कारण मेरी इमेज ख़राब हो रही है। मैं आई डोंट बॉदर अबाउट इमेज। लोगों को पता है कि मैं जितना रोमांटिक हूँ उतना ही मैं स्पिरिचुअल भी हूँ और उतना भी मैं स्पष्ट वक्तेपना भी हूँ। और मेरा कोई भी फ़ोटो डालता हूँ तो उसके पीछे मेरी कोई भी वासना नहीं है। मैं उसको एज एक प्लेजर के रूप में लेता हूँ और अगर किसी के पास अच्छी ब्यूटी है तो डेफिनेटली इट इज़ आवर ड्यूटी टू अप्रिशिएट द ब्यूटी। यस, थैंक यू सो मच। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप दिल के बहुत अमीर हो। आपके किसी के ऊपर दिल आ गया, किसी के ऊपर हो गया तो आप गिरफ्तार हो जाते हो। आप दिल वाले हो, बड़े दिल के हो, उसको गिफ्ट देना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, उस तरह से करना है। और बाकी आप जो है अपनी वाइफ से प्यार करते हो, बेताशा प्यार करते हो, तो बहुत अच्छा क्वालिटी है आप में। और मैं तो ये चाहूँगी कि आपका प्यार हमेशा बना रहे। एक और चीज़ के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मेरे को कपड़े का बहुत शौक है, बहुत शौक है। हाँ। और मेरे अपने लिए तो अपनी लेता ही हूँ, पर मेरे वाइफ के 80%, आप उसको भी पूछ सकते हैं, 80% कपड़े मेरी चॉइस है। और एक हमने जुहू बीच पे ऊपर अपनी एक इमेज बना के रखी है कि हमारा एक मैचिंग कपल करके है, राइट फ्रॉम रोमांटिक कपल। मैचिंग Romantic कपल, couple। रोमांटिक कपल, राइट फ्रॉम जॉगिंग ड्रेस टू बाहर जाने के। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। दोनों को आप देखते हैं तो ये उम्र में भी आप पे वो बोलते हैं ना, स्पिरिट है, हाँ। जज्बा है। ये तो हम बोलते हैं कि अभी क्या करना है, चलो तो करना है तो चल बदल करो। ये उम्र में भी आप ये करते हो तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप ये आपका जो सिलसिला है, आपका जो स्टाइल है वो बनाए सब रखना बनाए रखना। लास्ट पक्का वो मेरे को, वो कोई नहीं रोक सकता। मैं एक दिन भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मेरे को कपड़े का शौक है और वो मैं लेता ही हूँ। आज मेरे पास मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे पास जो वार्डरोब है वो किसी के पास नहीं है। मेरे पास कम से कम 70-80 तो कुर्ता होंगे, 100 के ऊपर ही मेरे पास टी शर्ट है। रखने के लिए जगह है। हाँ, मैंने एक नहीं, जो मेरा छोटा लड़का अमेरिका गया है तो उसका वार्डरोब खाली है, तो मैं उसका वार्डरोब यूज़ करता हूँ। मेरे जो कपड़े मैं आगे पीछे रखता हूँ। और मैंने एक सिस्टम और किया है कि मैंने अपने वाइफ के भी कपड़े और मेरे भी कपड़े, इनके फ़ोटो ले लिए, और जब मेरे को कुछ पहनना हो तो मैं वो फ़ोटो रिफ़र करता Oh my हूँ God। और उसको बोलता हूँ कि ये तू पहन, ये मैं पहन। तो फिर वो हिसाब से हमने वो एक हमारा जो ट्रेडमार्क के ब्रांड है वो इंटैक्ट रखा है। तो आपकी बीवी भी नसीबदार है, आपको पाके, और आप भी नसीबदार हो उनको पाके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। और आपका पॉडकास्ट मैं तो सबसे कहूँगी सब देखें तो इंस्पिरेशन मिलेगा। तो थैंक यू ठाकरे जी। थैंक यू। नो राजीव राजीव जी, Yes। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आप ठाकरे के रूप में कोई आपको फिल्म मिले, ये मेरी कामना है। नहीं, मेरे को ऑफर किया है। ये अच्छा। जो मोदी जी है, हाँ।
ये अपने जो डुप्लीकेट मोदी है विकास मोहंती जी जो कांजली रहते हैं उनके साथ मेरी काफ़ी वार्ता है। उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। उनको लखनऊ का कोई डायरेक्टर उसमें उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया है और बहुत जल्द वो छोटा सा रोल है उसमें उन्होंने बोला मैं बोला चलेगा। और मैं कोई उसका मानधन वगैरह भी मेरे को कोई शौक नहीं है। और बीच में अपने प्रदीप जी अग्रवाल ने भी बोला था कि आप दोनों के ऊपर एक फिल्म बना। मैंने उनको बोला कि भाई इतना बड़ा मैं अभी नहीं बना हूँ। हाँ, दूसरा एक मेरे को एक बात मेरे को उसकी एक मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कपड़े में भी बहुत मेहनत किया लेकिन जितना मेरे को सक्सेस मिलना था उतना सक्सेस नहीं मिला। जो तो है। एक मिनट जस्ट बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट भी मैं इतनी मेहनत किया हूँ इतना रिसर्च करता हूँ कंपनी विजिट करता हूँ और भी लोगों को मिलता हूँ लेकिन उसमें भी मेरी एक गलती हो गया वो मैं एडमिट करता हूँ कि मैं हमेशा सस्ता गया और हल्के कम भाव के शेयर लेता गया और उसमें मैं फंस गया। लेकिन जो अच्छे शेयर है मेरे को भी पता है कि रिलायंस अच्छा है इसको अच्छा है लेकिन वो कॉस्टली लगते थे। तो ये राजू भाई शेयर मार्केट नहीं है ऐसा। आपको एक तो नहीं, ऊपर चढ़ा देगा उसमें जिगर होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं वो जिगर तो मेरे को बहुत है। जिगर जिसको हो। क्या हो रहा है ये भी थोड़ा लक की बात है मेरा। थैंक यू।